आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 12 मई का। तो पहला जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो आ रहा है माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक तरह का सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है जो कि आईआईटी मद्रास बैक्ड है। और इन्होंने जो है पार्टनर करके रखा हुआ है आईआईटी मद्रास इंक्लूजन सेल के साथ, और इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप डिवाइस, जिसको नाम दिया है इन्होंने सिक्योर IoT। अब हम समझते पहले तो ये सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या हुआ। सिस्टम ऑन चिप का मतलब हुआ कि वेरियस कंपोनेंट जैसे कि CPU हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज इंटरफेरेंस हो गया, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे जो है एक ही चिप के अंदर ही लगे रहेंगे। ऐसा कुछ डेवलप किया है ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, और इन्होंने जो ये सिस्टम ऑन चिप का नाम रखा गया वो रखा गया सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ। अगर आप ये इमेज से समझ पा रहे हो कि इंटरनेट थिंग्स का मतलब ये जो भी आपके इधर एप्लीकेशंस है, जैसे कि टीवी हो गया, होम ऑटोमेशंस हो गए, होम मॉनिटरिंग होगी, या आपका फ़ोन, आपका डेस्कटॉप, आपका जो भी आसपास जो चीज़ें हैं, इवन आपका फ़ैन आजकल रिमोट से कंट्रोल होने लगा है, तो सबके सब चीज़ जो है IoT के अंदर आता है। मतलब कोई भी चीज़ जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, जैसे कि रिमोट जो है टीवी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, रिमोट जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसी चीज़ को जो है इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग्स पे गिना जाता है। तो इसी चीज़ को जो है इंडिया में पहली बार कमर्शियली इसका एक कोई चिप बनाया गया है। दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, आपको मैंने और दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दिए। हम आगे अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताना चाहता है। जो ये सिक्योर IoT है ये हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर होने वाला है, जो कि 700 मेगाहर्ट्ज में काउंट होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 700 मेगाहर्ट्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान दे देना। उसके बाद ये बोला गया कि ये जो है ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है इन दिस सेगमेंट। तो अब हम देखते हैं ये काम कैसे करेगा। अब आपने आसपास देखा होगा या तो आपके पास भी होगा ये स्मार्ट वॉच आजकल बहुत कॉमन हो गया, सबके पास होने लगा है। आजकल एनालॉग और डिजिटल की जगह सबके पास स्मार्ट वॉच होता है। तो इसी स्मार्ट वॉच के अंदर मान लीजिए हमने एक चिप लगा दी जो कि है सिक्योर IT। अब वो क्या करेगा, वो चिप की वजह से हम जो है डिफरेंट जैसे लॉक हो गया, डिजिटल लॉक हो गया आजकल, ठीक है, या तो हम जो डिफरेंट जो फैन होता है उसको जो है इसी जो भी हमारे पास जो घड़ी होगा, वो स्मार्ट वॉच होगा, हम उससे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ अब तक इंडिया में नहीं डेवलप हुई थी, इसके लिए कोई भी एक चिप, लेकिन ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है RBI ने अलाउ किया है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को कि वो जो है बोरो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी से। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि प्राइमरी डीलर का मतलब क्या हुआ। अगर आप प्राइमरी डीलर का मतलब समझोगे तो आपको मिल जाएगी ये वो लाइसेंस डीलर होते हैं जो कि डील कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब किसी बंदे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पता था, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, एक तरह का पेपर होता है जिसमें गवर्नमेंट बोलता है कि आप मेरे यहाँ से पेपर लो, मुझे आप कुछ ना कुछ पैसा दो, उसके बदले जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते तो आपको और इससे समझ आएगा। मान लीजिए कोई पेपर है जिसमें गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि आप जो है हमें 10,000 रुपये दो, हम इसके बदले आपको 12,000 रुपये देंगे। तो वो पेपर जो है आप 10,000 रुपये दे के खरीदोगे, लेकिन जब वो मैच्योरिटी हो जाएगी तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हम आपको 12,000 रुपये देंगे। तो 10,000 रुपये की जगह आपको 2,000 रुपये का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट देती है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है पहले तो बैंक खरीदी थी, बट अब जो है इंडिविजुअल पर्सन भी खरीद सकता है बाय यूजिंग द डायरेक्ट जो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है वहाँ से। के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले वाले जो करंट अफेयर्स हैं मई के उसमें। तो ये जो है क्या करते हैं प्राइमरी डीलर्स, ये बाय और सेल करने का काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो ये जो प्राइमरी डीलर्स जो रहते हैं इनकी भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, जो कि मोस्ट ऑफ दी जो भी ये प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये सब्सिडाइज हैं कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, और ये जो है एज अ NBFC की तरह काम करता है। और दूसरा जो आता है बैंक प्राइमरी डीलर, ये जो है गवर्नमेंट से ही होलली या तो पार्शली सब्सिडाइज रहता है, और ये RBI के साथ बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेकर रखता है। तो अभी जो ये बोरो करने के लिए दिया है फॉरेन करेंसी, ये अलाउ किया गया है SPD के पास। नेक्स्ट हम इसको और अच्छे समझते हैं कि SPD क्या क्या करेगा। ये SPD की वजह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उठा सकता है नॉस्ट्रो अकाउंट में, और ये जो है ऑपरेशन पर्पस के लिए ही होगा। अगर किसी बंदे को नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है ये वो अकाउंट है जो कि फॉरेन करेंसी से होल्ड कर सकता है एट अनदर बैंक, दूसरे बैंक में जो है फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकता है। ये इसी को बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। और एक और होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, जो कि विदेशी बैंक में इंडियन करेंसी जब रहता है तो उसको बोला जाता है वॉस्ट्रो अकाउंट। नेक्स्ट काइंड ऑफ अफेयर्स में चलते हैं। इंडिया ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क डेवलप किया गया है, और ये डेवलप जो किया गया है वो इंडियन आर्मी और पुनीत बरन ग्रुप के द्वारा किया गया है, और ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं कि 22 एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज किया जाता है बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स
और इसमें जो फ्रांस वाला नाम देकर रखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप जैसे स्किप मारो। ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है ना, इन्होंने रिलीज किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 159 इसकी रैंक है। और इसमें जो टॉप 3 रैंक से आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पहला रैंक है नॉर्वे, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है स्वीडन। और नॉर्वे जो है ना 8 साल से कंटिन्यूसली जो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है। इसके साथ ही हमें लास्ट 3 भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लास्ट में जो है वो आप देख सकते हो 180, 189, 179 में सीरिया है और 178 में जो है अफगानिस्तान। ये जो आपको मैं टॉप 3 बता रहा हूँ ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जो टॉप 3 वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपको मिलेगा कि जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, इनके हिसाब से इंडिया का जो मीडिया है वो अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंतर्गत इनको रखा गया है, इस कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको जो कैटेगरी याद रखनी है कौन सी है, अनऑफिशियल एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये जो भी रैंक देखा जाता है कि किसको कौन सा रैंक देना है, इसके लिए 5 कैटेगरी जो है बांटा हुआ है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने। वो 5 कैटेगरी में आपको एक एक करके समझा जाता हूँ। एक है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क देखा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, और फिर सिक्योरिटी देखी जाती है। इसी में एक और रिपोर्ट भी आया है यूएन का, जिसमें ये बोला गया कि 44 इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि मर्डर हुए हैं इन लास्ट 15 ईयर्स। और ये 15 ईयर्स कहाँ से, बिटवीन 2009 से लेकर 2023 तक। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने परमिट कर दिया है IFSC बैंकिंग यूनिट को। IFSC कुछ नहीं है, जो IFSC दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, इसका जो A है ना इसको हटा दो, उसके बाद जो भी इसका नाम है वो एक तरह का बैंकिंग यूनिट भी है। तो इसको जो परमिट कर दिया इशू करने के लिए क्या, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो हम अब एक एक करके इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। पहला तो है IFSC बैंकिंग यूनिट होता क्या है। तो IFSC बैंकिंग यूनिट जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो है ऑपरेट किया जाता है फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, और ये जो है परमिट करता है RBI अंडर द बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949। और ये जो है एक तरह का ओवरसीज बैंक है, जो भी डोमेस्टिक बैंक हमारे इंडिया में है उसका जो है ओवरसीज ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए SBI है, तो SBI का जो डोमेस्टिक ब्रांच, मतलब SBI जो है काम कहाँ कर सकता है, हमारे इंडिया में कर सकता है। तो उसको अगर इंडिया के बाहर भी काम करता है, लेकिन जो भी इंडिया के बाहर जो काम करता है उनको वो एक तरह से रजिस्टर्ड भी है, जो IFSC बैंकिंग यूनिट है इधर। तो इसके बाद हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब क्या हुआ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक तरह का फाइनेंशियल सेंटर है जो कि कस्टमर आउटसाइड जुडिशरी ऑफ इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब जो फॉरेन में या तो इन्वेस्ट करना चाहता है या तो कहीं बाहर से जो है पैसा इंडिया में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस केस में ये जो है पिक्चर में आता है। और ये जो है इसको एज अ ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर भी बोला जाता है। और ये जो है कहाँ पे है, ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। अब किसी को भी गिफ्ट सिटी नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा बता देना चाहूँगा कि गिफ्ट सिटी एक तरह का स्मार्ट सिटी है, जिसमें जो भी जितनी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और इवन वो सिटी ऐसी है कि वहाँ पे लोग काम करते हैं और उनके ऑफिस के आसपास ही कहीं पे फ्लैट या तो घर रहता है। और क्योंकि जो ऑफिस में जाएंगे फिर वो जैसे कि पैदल ही घर आ पाए और घर में भी आराम से मतलब जी पाए और फैमिली टाइम्स भी दे पाए, ऐसा कुछ बना है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो इशू किया गया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसको जो इशू किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो है इसकी जो वैल्यू डिपेंड होगी जो भी एसेट है उसके ऊपर, ठीक है। करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, REC लिमिटेड ने रिसीव किया है NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द RBI कि ये एज अ होली सब्सिडाइज ग्रुप में काम कर सकता है IFSC सेंटर पर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं और जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो जो है IFSC के अंतर्गत आना चाहते हैं और धीरे धीरे आए जा रहे हैं। इसने लाइसेंस ले लिया है होली सब्सिडाइड होने के लिए IFSC का। तो अब हम ये समझते हैं कि जो ये REC लिमिटेड है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये एक तरह का महारत्ना कंपनी है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और ये रजिस्टर्ड है RBI के साथ एज अ NBFC काम करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन एयरफोर्स को सेकंड C295 एयरक्राफ्ट मिला है। ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसको डेवलप किया गया है बाय स्पेन, और इस स्पेन से अब इंडिया आ चुका है और ये जो है रिप्लेस करेगा HS748 एयरक्राफ्ट को। और ये एयरक्राफ्ट ना बहुत पुराना है, जिसके से इसको रिटायरमेंट का भी एज आ चुका है। तो ये जो है 1960s का प्लेन है और इसको जो है हटा के अब हम यूज़ करने वाले हैं C295 एयरक्राफ्ट। और ये जो पहला C295 एयरक्राफ्ट इंडिया में इंडियन एयरफोर्स ने इंडस्ट किया था वो सितंबर 2023 में किया था और अब मई 2024 में ये दूसरा जो है एयरक्राफ्ट इंडिया को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वन लाइनर्स मैंने कैटेगरी बांट के रखी है बिकॉज इसमें ज़्यादा डिटेल में कोई मतलब नहीं बनता। पहला जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट है, इसमें नॉट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। अब इधर
कोई बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें पूरा का पूरा PDF चाहिए, कि हमें पूरा का पूरा न्यूज़ जो है एक ही जगह पे चाहिए, तो उनके लिए ये जो है न्यूज़ है, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेटीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या हाल हो गया। तो पेटीएम इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेटीएम मनी लिमिटेड ने अपॉइंट किया है राकेश सिंह को एज अ CEO, और इससे पहले जो वरुण जी थे उनको जो है हटा दिया गया है। और वरुण जी कब से कब तक थे, 2020 से अब 2024 तक थे, लेकिन इनको हटा के अभी राकेश सिंह जो है एज अ CEO बन चुके पेटीएम मनी के। नेक्स्ट एक्वेशन से आता है। एक्वेशन में इसको मैंने इसलिए रखा बिकॉज ये येस बैंक लिमिटेड के रिलेटेड है कि कालिक ग्रुप NIC ने डाइवर्स्टेड कर दिया 2% का स्टैक, और ये जो है टोटल जो रुपी फॉर्म में देखे तो 1441 करोड़ का बनता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, ये एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चाइना की तरफ से आ रहा है, तब भी देख लो यार कभी कि थॉमसन कप और ऊबर कप से क्वेश्चन आ जाता है। तो थॉमसन कप जो मैन है चाइना जीता है, और जो ऊबर कप है वो चाइना से ही जीते हैं जो फीमेल्स है, और जो मैन और फीमेल दोनों ने जो हराया है वो इंडोनेशिया के टीम को हराया, और जो मैन वाला था वो 33 एडिशन का था, और जो फीमेल वाला था वो 30 एडिशन का था। और ये जो भी थॉमसन कप है या ऊबर कप है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है बैडमिंटन में ये जो है खेला जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉमसन कप किसके रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन के रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SSC में आता है, लेकिन क्या पता बैंकिंग में भी आ जाए, तो थोड़ा इस पर ध्यान दे देना। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखते रहना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।